नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई पद्म भूषण से सम्मानित अवार्ड लेते हुए भावुक, कहा भारत मेरा हिस्सा। कृषि शिक्षा दिवस आज, कृषि विश्वविद्यालय में होंगे कई कार्यक्रम। देश भर में 1 से 7 दिसंबर फसल बीमा सप्ताह का आयोजन। बिहार में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, कृषि विभाग के हजारों पदों पर होगी बहाली, जानिए डिटेल्स। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दिए नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने के निर्देश। उत्तराखंड सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, पोल्ट्री वैली योजना लॉन्च की। पंजाब में पराली नहीं जलाने वाले 700 किसानों को किया गया सम्मानित। मदुरै में पशु चिकित्सकों ने गाय के पेट से निकाला 65 किलो प्लास्टिक कचरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर दौरे पर कहा कि सरबती गेहूं की पूरी दुनिया में डिमांड है, गेहूं को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। फसल बीमा सप्ताह के तहत HDFC एग्रो की पहल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबंधित सभी जानकारियों का मिलेगा हल। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से बढ़ी फल और सब्जियों की मांग, उत्तर प्रदेश बनेगा मददगार। पशुपालकों के लिए राहत की खबर, महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज का खतरा हुआ कम। कैप्टन अमरिंदर के आवास पर किसानों का धरना। मधुबनी के कृषि विभाग के पदाधिकारी पर लोग उठा रहे सवाल। सहारनपुर के ड्रैगन फ्रूट की दिल्ली चंडीगढ़ में मची धूम, किसान को हो रहा अच्छा मुनाफा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारतीय मूल के अमेरिकी सुंदर पिचाई को कारोबार और इंडस्ट्री कैटेगरी में साल 2022 के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा गया है। इस मौके पर वो काफी भावुक हो गए। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि वो हमेशा खुद को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और जहां कहीं भी जाते हैं अपनी भारतीय पहचान को साथ लेकर जाते हैं। सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का बहुत आभारी हूँ। भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं गूगल और भारत के बीच महान साझेदारी को जारी रखने की आशा करता हूँ, क्योंकि हम अधिक लोगों तक प्रौद्योगिकी के लाभ पहुँचाने के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। पिचाई ने आगे कहा कि तकनीकी बदलाव की तेज गति को देखने के लिए वर्षों में कई बार भारत लौटना आश्चर्यजनक रहा है। भारत में किए गए नवाचार, डिजिटल भुगतान से लेकर आवाज प्रौद्योगिकी तक दुनिया भर के लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। पिचाई ने कहा कि व्यवसाय डिजिटल बदलाव के अवसरों को भुना रहे हैं और पहले से कहीं अधिक लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, जिसमें ग्रामीण गांव भी शामिल हैं। पिचाई ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल इंडिया विजन निश्चित रूप से उस प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक रहा है और मुझे गर्व है कि गूगल ने 2 परिवर्तनकारी दशकों में सरकारों, व्यवसायों और समुदायों के साथ साझेदारी करते हुए भारत में निवेश करना जारी रखा है। इस मौके पर अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत एस संधू ने कहा कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर खुशी हुई। मदुरै से माउंटेन व्यू तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा भारत अमेरिका आर्थिक और तकनीकी को मजबूत करती है, संबंधों, वैश्विक नवाचार में भारतीय प्रतिभा के योगदान की पुष्टि करता है। आज कृषि शिक्षक दिवस है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रतिवर्ष देश भर में 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाता है। युवाओं को कृषि से जोड़ने और भारत में कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रतिवर्ष देश भर में 3 दिसंबर को पूरे जोर और उत्साह के साथ कृषि शिक्षा दिवस मनाता है। इसका मुख्य मकसद ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कृषि की शिक्षा मुहैया करवाना और देश को कृषि क्षेत्र में समृद्ध बनाना है। हालांकि इन दिनों ये बदलाव तेजी से देखा जा सकता है। कई ग्रामीण इलाके के युवा कृषि की शिक्षा प्राप्त करके इसे रोजगार का माध्यम बना रहे हैं। विभिन्न फल, फूल, सब्जी की खेती, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सूकर पालन इत्यादि खेती से जुड़े कई ऐसे व्यवसाय हैं जो युवाओं के बीच प्रचलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर में 1 से 7 दिसंबर 2022 बृहद स्तर पर किसानों को फसल बीमा के बारे में जागरूक करने के लक्ष्य के साथ फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों में जागरूकता का ही परिणाम है कि ये योजना आज अधिक से अधिक किसानों को फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। आज किसान विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। योजना सफलतापूर्वक किसान की थाली में अन्न सुरक्षित कर रही है। बिहार के बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज है। राज्य की नीतीश सरकार कृषि विभाग में खाली पड़े लगभग 15,000 पदों पर मार्च 2023 तक भर्ती करने जा रही है।
कृषि मामले के मंत्री कुमार सर्वजीत ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा रिक्त पड़े अधिकारियों के पदों की सूचनाएं बिहार लोक सेवा आयोग और क्लर्क एवं उससे नीचे के पदों की जानकारी दी गई है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने भागलपुर के सर्किट हाउस में बुधवार की रात ये जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के तमाम जिलों में कृषि विभाग की हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है या भूमि बंजर हो गई है और ऐसे में योजना है कि ऐसी भूमि को निजी एजेंसियों को लीज पर दी जाए। इन जमीनों पर एजेंसियां गेहूं, धान, मकई के बीज तैयार करेंगे, सब्जी और फल के पौधों को जाएंगे, जिसका आधा भाग सरकार और आधा मार्केट में उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में 2700 करोड़ से कृषि उत्पादन मार्केट समितियों को संवारा जा रहा है। बाजार समितियों के कैंपस की सड़कें, गोदाम और बाउंड्री को दुरुस्त करने का काम जरूरी है। कैंपस में तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 8 समितियों को संवारने का काम प्रारंभ है। 1 साल के अंदर तमाम समितियों का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाएगा। फिर नई आएगी जिसमें छोटे और मझोले किसानों को बिना टैक्स दिए कृषि व्यापार करने की अनुमति मिलेगी। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब नैनो यूरिया की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे उर्वरक शक्ति बचाने में मदद मिलेगी। किसानों का पैसा, परिश्रम और समय भी बचाएगी। दरअसल फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करने और फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को भी बचत होगी और भारत फर्टिलाइजर में जल्द से आत्मनिर्भर बन सकेगा। सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों के सीईओ को चिट्ठी लिखी है। सरकार का कहना है कि कंपनियां नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने की तरफ कदम उठाए। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो सकता है और साथ ही यूरिया की उपलब्धता भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पोल्ट्री वैली योजना लॉन्च कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और पहाड़ों से पलायन करने वाले लोगों की संख्या कम होगी। बता दें कि सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि पिछले 3 सालों में राज्य की परियोजना के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी की गई। खेती, किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में किसानों के लिए कई सारी योजनाएं लॉन्च की जाती रही है। किसानों की आय दोगुनी करना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में कोऑपरेटिव मिनिस्टर धन सिंह रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा 1 दिसंबर यानी गुरुवार को पोल्ट्री वैली योजना लॉन्च किया। इस दौरान सरकार की तरफ से दावा किया गया कि पिछले 3 सालों में राज्य की परियोजना के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी की गई है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधावना ने शुक्रवार को पराली न जलाने वाले 8 जिलों के 700 किसानों को सम्मानित किया है। इन किसानों ने अपने क्षेत्र में लाखों पौधे लगाए हैं। भाई कन्हैया कैंसर रोको सेवा सोसाइटी, गदरी बाबा, ढुल्ला ज्ञानी निहाल सिंह फाउंडेशन, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि और किसान कल्याण और वन विभागों के सहयोग से आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा स्पीकर संधवा ने कहा कि ये 700 किसान प्रदूषण के खिलाफ योद्धा के रूप में आए हैं। पराली को न जलाकर उन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को कई तरह से अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती, महत का संदेश देने वाले श्री गुरु नानक देव जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रशासन और किसान भी पराली जलाने से परहेज करके बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने पर उनकी सराहना की। इससे पहले कोटकपुरा, बठिंडा और खड्डूर साहिब जिलों में करीब 1400 किसानों को सम्मानित किया जा चुका है। मदुरई के सरकारी पशु चिकित्सालय में डॉक्टर ने हाल ही में एक 6 साल की गाय के पेट से 65 किलो प्लास्टिक और धातु के कचरे को सफलतापूर्वक निकाला है। सर्जरी के आलोक में पशु चिकित्सकों ने नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि पशुओं को सड़कों पर भटकने और हानिकारक कचरे का सेवन करने से रोका जाए। एक स्थानीय मवेशी मालिक परमेश्वरन पिछले महीने अपनी गाय को अस्पताल ले आए थे क्योंकि गाय कई दिनों से न तो पानी पी रही थी और न ही कुछ खा रही थी। उसने हाल ही में एक बछड़े को जन्म दिया था। परीक्षणों के बाद डॉक्टरों को पता चला कि जानवर का पेट प्लास्टिक और धातु के कचरे से भरा हुआ था, जो गाय की भूख को खराब कर रहा है, और डॉक्टर ने सर्जरी की और गाय के पेट से विदेशी वस्तुओं को हटा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरबती गेहूं की पूरी दुनिया में डिमांड है। हमारे गेहूं को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आगे कहा कि सीहोर की कचौड़ियां, मोती पाक मिठाई, चौराहे का पान प्रसिद्ध है।
मोदी सरकार किसानों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए फसल बीमा योजना के तहत बीते 6 साल में किसानों को 1 करोड़ का भुगतान किया गया है, तो वही पिछले 6 साल में 25 करोड़ से भी अधिक प्रीमियम चुकाया गया है। इसी कड़ी में फसल बीमा सप्ताह के तहत HDFC एग्रो की पहल देखी गई है। बीमा संबंधित सभी जानकारियां दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के फल और सब्जियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किए जाएंगे। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में उत्तर प्रदेश मददगार साबित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के फल और सब्जियों को रूस भेजा जाएगा। इस युद्ध के कारण विश्व के अनेक देशों की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस में भारतीय सामानों की मांग बढ़ गई है। इसका सीधे तौर पर लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। बता दें कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रबंधक यूके वच ने कृषि निर्यात विभाग को पत्र भेजकर बताया है कि रूस ने कई फलों और सब्जियों के निर्यात पर कीट मुक्त क्षेत्र में उगाने की शर्त में ढील दी है। रूस के नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने साफ तौर पर बता दिया है कि केला, अनानास, पपीता, संतरा समेत अन्य फलों और बैंगन, कद्दू, करेला, भिंडी, प्याज के अलावा भी बहुत सी सब्जियों के निर्यात पर छूट रहेगी। इसी के तहत उत्तर प्रदेश से फल और सब्जियों का निर्यात किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के जरिए उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ होगा और सरकार की ओर से निर्यात में अच्छी छूट दी जाती है। महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज से पशुपालक काफी परेशान हैं। ऐसे में धुले जिले से एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में लंपी स्किन रोग पर अब काबू पा लिया गया है। जिले में 2588 पशु इस रोग से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 2 महीने में लंपी स्किन डिजीज के कारण कई पशुओं की जान को खतरा हो गया था, लेकिन अब इस पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है। इस बीच पशुपालन विभाग ने जानकारी दी है कि धुले जिले में अब तक 131 पशुओं की इस रोग के कारण मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लंपी स्किन डिजीज रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। धुले जिले में भी इस रोग का खतरा बढ़ गया था, हालांकि अब इस पर काबू पा लिया गया है। जिले में 2588 पशु इस रोग से मुक्त भी हो चुके हैं। लंपी स्किन डिजीज को नियंत्रित करने के लिए राज्य कृषि उपज मंडी समिति में मवेशियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। साथ ही खरीद फरोख्त भी बंद कर दी गई है। इससे करोड़ों रुपए का कारोबार ठप हो गया है। 2 महीने पहले धुले जिला भी इस बीमारी के चपेट में आया था। जिले में करीब 2700 मवेशी लंपी स्किन रोग से ग्रसित है। भारतीय किसान यूनियन ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसान विरोधी मानते हुए मोती बाग पैलेस के सामने धरना दिया। यूनियन ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। धरने का नेतृत्व यूनियन के जिलाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सवेरा ने किया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। उस समय केंद्र सरकार ने सभी फसलों के लिए MSP पर कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन किसानों की उस मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया है। खुद को किसानों का समर्थक बताने वाले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो गए। अब वो भी किसान विरोधी हो गए हैं। किसानों की मांगों पर अमरिंदर सिंह की चुप्पी साधने पर उनका किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। इस मौके पर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुध्यान सिंह सियोना, फतेह सिंह अलीपुर आर्यन, जसविंदर इंदरपुरा, सूरजजीत मौजूद थे। और बिहार के सदर एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों के नियमित जांच एवं स्टॉक वेरिफिकेशन पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कृषि विभाग के अधिकारी नियमित स्टॉक वेरिफिकेशन करते तो शायद एक साथ 3 अवैध उर्वरक गोदाम का भंडाफोड़ नहीं होता। गोदाम में रखे गए अवैध उर्वरक एवं कीटनाशक की तलाशी के दौरान संजय कुमार निराला ने जब होटल संचालक उसके परिजन के नाम पर निबंधित उर्वरक दुकान उसके भंडारण स्थल के बारे में पूछा तो कृषि विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं और सरसों जैसी परंपरागत खेती के लिए जाना जाता है। फसल का उत्पादन क्षमता बढ़ाने और खेती में खाद्य उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण किसान की आय में कमी आ रही है, जिसकी वजह से अब किसानों ने इन मुख्य फसलों के अलावा खेती में कुछ नया करना शुरू कर दिया है। जनपद में किसानों ने सब्जी फल के अलावा अब ड्रैगन फ्रूट जैसी विशेष खेती शुरू कर दी है। जनपद सहारनपुर के गांव कलालहटी के प्रगतिशील किसान चांदीवन ने प्रजाति के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर एक नई पहल की है। बिहार के भागलपुर किसान मेले में किसानों के बीच मिनी राइस मिल चर्चा का विषय बना हुआ है।
अनुदानित राशि के तहत 5,000 रुपए मिल रहा है और ये मिनी राइस मिल कम पैसे में किसानों के लिए राहत की खबर है। जो किसान घर में ही स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं वो इस मशीन से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। किसान अपने घर में ही अब मात्र 5,000 रुपए में मिनी राइस मिल खरीदकर घर के बिजली पर ही उद्योग लगा सकते हैं। मिनी राइस मिल के प्रोप्राइटर आशुतोष ने बताया कि एक छोटे से कमरे की जगह में इसका सेटअप तैयार हो जाएगा। बस किसानों को कुछ कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस मशीन का नाम मिनी राइस मिल है, जिसकी कीमत 30,000 है, जिसमें सरकार द्वारा अनुदानित 25,000 रुपए किसान इसको 5,000 में खरीद सकते हैं। ये मशीन सिर्फ देखने में ही छोटा है, लेकिन इसकी खासियत अनेक है। ये 1 घंटे में 1 क्विंटल धान को चावल में बदल देता है। पूरे उत्तर भारत में दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही सर्दी बढ़ गई है। दिल्ली और आसपास के इलाके तो आज सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। वो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित अलग अलग राज्यों में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और नीचे लुढ़क जाएगा और जल्द ही कड़ाके की ठंड की दस्तक होगी। दिल्ली में आज सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही है। दिल्ली के कई इलाके कोहरे की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। वही प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में बेहद खराब बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 332 रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में AQI 406 दर्ज किया गया। अगर तापमान की बात करें तो यहाँ शनिवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। NCR के इलाकों में भी मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि पूषा अनमोल और पूषा भैरव किसकी किस्में हैं। नंबर 1 बैंगन, नंबर 2 आम, नंबर 3 मक्का, नंबर 4 पपीता। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।